सबसे पहले मैं आपका सलाह कर लो पहले। मैं अपने भाई आदित्य शांडिल्य जी के निवास पर बड़े शॉर्ट नोटिस पर जो आप यहाँ पत्रकार साथी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से आए उनका स्वागत करता हूं। आज एंटी टेररिस्ट इंडिया जो हमारा 25 साल से मैं आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहा हूं। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बहुत सी यात्राएं, रथ यात्राएं निकली, लेकिन एंटी टेररिस्ट इंडिया एक ऐसा मात्र देश में संगठन रहा है जिसने आज से 24 साल पहले 2000 में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा निकाली थी। शायद ही हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार का कोई शहीद हो जिसको इस शरीर ने उसके पार्थिव शरीर को कंधा ना दिया हो। आज मैं प्रदीप नैन को उनके गांव जाकर श्रद्धांजलि देकर आया। उनकी माता राम सिन्हा जी को मिला, पिता बलवान सिंह नैन को मिला, चाचा सुशील को मिला, उनकी वाइफ मनीषा को मिला, बहन को मंजू को मिला। मन बड़ा दुखी हुआ कि पूरा गांव भी तेरहवीं पे नहीं था। जींद जिला तो होना बहुत दूर की बात है। और दूसरी तकलीफ यह हुई मन को, टीस हुई। क्यों टीस हुई? कि मैं तो यहां घोषणा करके आया कि जो मां है वो भगवान राम ने भी अगर जन्म लिया तो वो जन्म देने वाली भी एक मां है। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, उसको जन्म देने वाली भी एक मां है। चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्ला खान हो, खुदीराम बोस हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन सबको जन्म देने वाली मां है। तो आज एक प्रदीप नैन जो राष्ट्र को समर्पित हो गया, 24 गोलियां लग के उसको दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया, जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। उसके 13वीं पे हरियाणा सरकार की तरफ से एक सिंगल मंत्री तक नहीं था। जिला का प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं था। मन रोया, मन दुखी हुआ। मैं वीरेश शांडिल्य जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि मैं आज कह के आया कि मां की जो ममता है और मां की जो दुआ है वो कबूल होती है। कि मां दुआ करना मेरे लिए कि मैं भी अगर जिस दिन मेरा जीवन खत्म हो, इस राष्ट्र के लिए बम गोली से खत्म हो। तो आज मैं निंदा करता हूं हरियाणा सरकार की, और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने वाली बात है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह की छवि खराब की है हरियाणा सरकार ने। ये देश के रक्षा मंत्री की छवि खराब की है हरियाणा सरकार ने। ये छवि हरियाणा सरकार की खराब नहीं हुई, हरियाणा की छवि पूरे देश में खराब हो गई। और मैं समझता हूं कि जिम्मेवार अधिकारियों को मोदी को सबक सिखाना चाहिए। और मैं जींद जिला से हाथ पल्ला बांधकर, ये ऐसे नहीं बात बनेगी। शहीदों के प्रति कुछ समर्पण भाव, कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने। उस मां को कितनी तकलीफ है आज मैं देख के आया नजदीक से। प्रदीप की पत्नी जो गर्भवती है, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो आज मेरी मांग, पहले तो सबसे मैं बड़ी बात कहने से पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि जो अधिकारी वहां नहीं पहुंचे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और फर्दर एक विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि जो भी प्रदेश का शहीद होगा, चाहे वो सिपाही हो, कमांडो हो, मेजर हो, कैप्टन हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, कर्नल हो, कोई हो, उसको स्टेट का वजीर जाकर एक टीवी पे भी उनको परिवार को संतावना और श्रद्धांजलि देगा। ये ड्यूटी का पार्ट हो। दूसरी, कैप्टन अंशुमन जो लखनऊ के हैं शहीद हुए, उनकी पत्नी 13वीं के बाद पठानकोट चली गई। उसको एक शौर्य चक्र मिला मरणोपरांत, वो शौर्य चक्र भी लेकर चली गई। ये बहुत डीप दिल को दहला देने और तकलीफ वाली बात है कि मां उसकी रोई
मैं ऐसा नहीं कहता कि पत्नी का अधिकार नहीं है, लेकिन मां का अधिकार, जब मां को धार्मिक ग्रंथों में पहला गुरु कहा है, दूसरा गुरु पिता को कहा है, तीसरा गुरु शिक्षक को कहा है, चौथा गुरु भगवान, तो वो कीर्ति चक्र एक ऐसी कानून, राजनाथ जी रक्षा मंत्री आप ऐसा कानून बनाए कि जो भी मरणोपरांत सम्मान मिले वो सम्मान मां को मिले, और एक ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं अगले हफ्ते एंटी टेररिज्म इंडिया की मीटिंग हमने 25 को बुला ली है, पूरे देश के हम सदस्य पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे। जिस तरह कारगिल के युद्ध में हमने शहीदों को गैस या पेट्रोल पंपों की मुहिम चलाई थी, हम भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मिलकर ये मांग करेंगे कि इसको जम्मू कश्मीर को वार जोन घोषित किया जाए। जो भी यहां शहीद हो जवान, उसको 1 करोड़ रुपए की राशि परिवार को, पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी माता पिता को, और बच्चों की शिक्षा मुफ्त अगर बच्चा हो, और अगर शादी नहीं हुई है, वो लड़की छोड़ के चली जाती है, डाइवोर्स मांगती है या नहीं रहना चाहती, तो उनको उसको ना रोका जाए, लेकिन उसके अधिकार भी सुरक्षित रखे जाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि मां बाप के अधिकार सुरक्षित रखे जाए, उनको पेंशन और जो पैसा सरकार एडिशन 1 करोड़ रुपया शहीद के परिवार को दे और 1 करोड़ रुपया शहीद की वाइफ को दे, और परमानेंट पेंशन और बच्चों की स्कूल की शिक्षा मुफ्त। ये मोटी सी इस विषय की मांग थी। वही जम्मू कश्मीर में कब तक पिछले 5 दिन से मौत का तांडव पाकिस्तान कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। वो कब सबक सिखाएंगे, उसका कब समय आएगा, कब तक इस तरह ही माओ के बेटे शहीद होते रहेंगे। इसलिए समय आ गया कि जब पाकिस्तान पर हमला बोला जाए। पाकिस्तान आस्तीन का सांप है, पाकिस्तान आस्तीन का सांप था। वो ना कभी अतीत में भारत का दोस्त बनेगा, ना कभी आज भारत का दोस्त है। सांप को दूध पिलाने से कोई ऐसा साइंटिफिकली जांच सामने नहीं आई कि वो दोस्ती कर ले। वो जब भी उसको मौका मिलेगा वो डसेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कारगिल का युद्ध है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए और उसके बदले में नवाज शरीफ ने कारगिल में घुसपैठ की, और हरियाणा के कितने हमारे जवान शहीद हुए भारत माता के लिए। सारा मरवाना जानता है, सारा जींद जानता है, जींद के भी बहुत जवान शहीद हुए थे। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई बोली जाए। ये खाली पाकिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर ही हमें कमजोर नहीं कर रहा है। ये जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, जो अमृतपाल सिंह है, ये कौन है अमृतपाल सिंह? मैंने सबसे पहले 2022 में पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को मेमोरेंडम देकर कहा था कि आईएसआई का एजेंट है, इसको फंडिंग है, और ये फिर पंजाब की सड़कों को, क्योंकि आपका नरवाना खनौरी बॉर्डर साथ है, पंजाब की सड़कों को खून से लाल करने आया है, निर्दोषों की हत्याएं करने आया है, फिर पंजाब में आतंकवाद का दौर लेने गया। इसके पीछे कौन है? गुरपतवंत सिंह पन्नू, फंडिंग। और जिस तरह थानों के ऊपर अटैक हो गया, जिस तरह पुलिस के ऊपर अटैक हो गया, जिस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि तेरे को इंदिरा गांधी की तरह तेरा असर किया जाएगा, और उस व्यक्ति को जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वो बंद है डिब्रूगढ़ जेल में, फिर उसको चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये पंजाब के साथ ग्रेट इनजस्टिस है, देश की 140 करोड़ जनता के साथ इनजस्टिस है कि अब टेररिस्ट जो है, वो टेररिस्ट जो है देश की पार्लियामेंट में बैठेंगे, जहां देश के हित में कानून बनते हैं, जहां देश के हित में फैसले लिए जाते हैं। व्हाइट पेपर इशू करे चुनाव आयोग, व्हाइट पेपर इशू करे केंद्र सरकार कि जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए है उसको इजाजत क्यों दी। एक केस दर्ज होने पर हिंदुस्तान में पासपोर्ट नहीं बनता। अगर किसी के ऊपर एक केस दर्ज हो, उसका पासपोर्ट डिनाई कर दिया जाता है कि इसके ऊपर केस चल रहा है। तो इसको एनएसए होने के बाद भी अमृतपाल सिंह को
चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। और जिस अमृतपाल ने यह बयान दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यूज करो, रिसोर्स समझो, अपना रिसोर्स बना के इसका यूज करो, मैं बिलीव नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमृतपाल कह रहे हैं। वो कहता है मैं बिलीव नहीं करता, मैं नहीं मानता भारत के संविधान को, लेकिन इसको यूज करो, हुकूमतों का इस्तेमाल करो, अपने बंदी सिक्कों को छुड़वाओ। जो व्यक्ति संविधान की ओथ ले रहा है, स्पेशल उसको पैरोल दी जा रही है, पंजाब सरकार की रिकमेंड, पंजाब सरकार ही रिकमेंड कर रही है उसको 1 साल एक्सटेंड करने के लिए एमएस से, पंजाब सरकार ही पैरोल दे रही है उसको 5 दिन की। किस तरह का रवैया है, किस तरह का एक्ट है पंजाब सरकार का, समझ से बाहर है। और फिर केंद्र सरकार ने इंटरव्यू क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार ने इसके ऊपर 100 मतों का कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दिया, हमने दिलवाते इसको, अभी जब इसका एमएसए खत्म हो जाएगा तब बात करेंगे। नहीं, अमृतपाल सिंह जैसे लोग पाकिस्तान के, न फिर वहीं आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं भेजे हुए, जो देश की एकता को, पंजाब की अमन शांति को खंडित करना चाहते हैं। मैं वही वीरेश शांडिल्य हूं जिसने अमृतपाल सिंह को 23 में कहा था कि मैं तेरे मुकाबले में तेरे साथ चलूंगा, AK-47 ठाके चला पाकिस्तान से ननकाना साहब को, गुरुद्वारे को अपने कब्जे में लेते हैं, शहीद होंगे तो होंगे। लाहौर गाला रणजीत सिंह के राज को अपने कब्जे में लेने चलते हैं, चलो उसकी लड़ाई लड़े। करतारपुर साहब जो है टोटल 2.5 किलोमीटर है गुरदासपुर से, उसको अपने कब्जे में लेते हैं, पंजाब में लेके आते हैं। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान की बात कर रहा है? अगर तू खालिस्तान की बात करेगा तो हेमकुंड कहां से जाएगा पंजाब में? तू पटना साहब कहां से लाएगा जहां 10वें गुरु पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह जी? और मुझे लोग कहते हैं कि मैं खालिस्तान का विरोध करता हूं, मैं एंटी सिख हूं। सिख और हिंदू अलग कभी है ही नहीं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो मैं तिलक लगा के बैठा हूं, जो जुमेरों पाकर बैठा हूं, ये किसकी देन है? 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर की, जिसने अपना शीश दे दिया मेरे तिलक को बचाने के लिए। 10वें गुरु ने मेरे सनातन को बचाया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 2 साहबजादे सरहद की धरती पे और 2 चमकौर साहब की धरती पे। तो मेरी मूवमेंट खालिस्तान के खिलाफ ऐसे ही चलेगी, अमृतपाल के खिलाफ ऐसे ही चलेगी। और तीसरी, पंजाब में किसी कीमत पर भी खालिस्तान मुहिम चलने नहीं दी जाएगी। वहां जर्नैल सिंह भिंडरावाला की सोच पर पहरा देने वालों को के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये पहला मौका नहीं है जब मैं नरवाणे आके बोल रहा हूं। जिन आतंकवादियों ने 1995 में सरदार बेंस सिंह को चीफ मिनिस्टर होते हुए मारा, जब उन्होंने बड़ैल जेल ब्रेक करके 119 फुट की सुरंग खोदी, तो मैं उनकी सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट PAL फाइल 2004 में, जब ये बिहार से दिल्ली चल के आते थे टेररिस्ट, चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होते थे, तब इनका लाखों करोड़ों का खर्च होता था सरकार का। मैं उस वक्त हाईकोर्ट गया 2008 में कि इनको इनकी BC लगे। ये तो BC शुरू हुई अदालतों में और जेलों से, ये मेरी PAL है। जब जर्नैल सिंह भिंडरावाला का साहित्य पंजाब में बिक रहा था, जिसने इंदिरा गांधी को सतवंत सिंह बेंस सिंह फोटो मारा, वो साहित्य के खिलाफ मैं गया, वो हाईकोर्ट ने DGP पंजाब को आदेश दिए। तो मैं हमेशा इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। और 22 तारीख को मैं आज जो इंपॉर्टेंट मांग निर्माणा से कर रहा हूं, 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई होने जा रही है। हरियाणा सरकार ने एक जो हाईकोर्ट में PAL फाइल हुई थी, उसमें हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली। स्टेट सरकार को जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि किसान जो है कानून से बाहर ना जाए और मूवमेंट बंद ना हो, तो इसका मतलब अंबाला की और पटियाला की जनता, दोनों सरकारें जो है उधर से, वो उनके पंजाब सरकार के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैटर नहीं करता और हरियाणा सरकार के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैटर नहीं करता, जबकि स्टेट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये प्रोटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मैं 22 तारीख को जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मेरा बेटा भी पार्टी है, और मैं सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से, जींद एक बहुत बड़ी धरती है, यहाँ महाभारत से जुड़ा यहाँ बहुत बड़ा इतिहास है जींद जिले का, मैं यहां से मांग करता हूं कि एक ऐसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी करे कि
किसानों के लिए फर्स्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाए। अगर उनको स्टेट एमएसपी नहीं देती, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उनके लिए जैसे पोस्को के रेप के, गैंग रेप के इन्होंने फर्स्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे, ऐसे किसानों के लिए बनाए जाए। ना कि हर तीसरे दिन जो है किसान जो है कभी पंजाब का बॉर्डर सील कर देते हैं, कभी दिल्ली का बॉर्डर सील कर देते हैं। जिससे परेशानी किसको होती है? एम्बुलेंस को। जिससे परेशानी किसको होती है? बीमार लोगों को। जिससे परेशानी किसको होती है? गरीब मजदूरों को। भाई जय जवान जय किसान को मैंने भी पढ़ा है, मैं भी सम्मान करता हूं। किसान जो भी फर्दर इस लड़ाई लड़े, उसमें आम जनमानस को अपने साथ रखें, ये मेरी अपील है। और सुप्रीम कोर्ट 22 तारीख को एक ऐसा निर्णय, लैंडमार्क निर्णय ले कि कोई भी व्यक्ति ये संदेश दे कि कोई भी व्यक्ति इस देश में, और बड़े से बड़ा धर्म भी इस देश में संविधान से बड़ा नहीं है। और अगर सरकार किसी को मूवमेंट करने से रोकती है तो सरकार को दोषी बनाया जाए, और अगर किसान कोई मूवमेंट रोकते हैं किसी की तो उनको जिम्मेवार ठहराया जाए। रोड बंद नहीं होना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। यही आज की मुख्य बात है, अगर आपने बात करनी है। आपने कहा कि किसानों ने रास्ते रोके हैं, लेकिन हाई कोर्ट में भी किसानों ने कहा, और शायद कोर्ट ने मानी नहीं कि रास्ते सरकार ने रोके हैं, बैरिकेडिंग सरकार ने की। किसान तो आगे जाना चाहते थे तो नहीं, ये बात तो जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ये बात स्पष्ट होगी कि हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार ने तोड़ बंद किया। लेकिन वही मेरा दूसरा सवाल है कि पंजाब की तरफ 144 क्यों नहीं लगाई? पंजाब की तरफ भगवंत मान सरकार ने 144 क्यों नहीं लगाई? वहां स्थायी टेम्परेरी, वो नेशनल हाईवे पे साइड में बैठेगा ट्रैवल लगा के, उनको टेम्परेरी वहां क्यों मकान बनाने दिए? वहां चाय की दुकानें खुल गई जीटी रोड पे, ट्रैक्टर ट्रालियों में वो घर बना लिए, क्यों? वहां 144 इम्पोज होती, वो वाली सरकार इधर को कोऑपरेट करती तो रास्ते खुल जाते। अब प्रदेश की लैंड ऑर्डर की भी समस्या थी, क्योंकि 1.5 साल दिल्ली देश की राजधानी और सोनीपत जिला 1.5 साल भूग चुका था। भुखमरी आ गई थी अंबाला में, अंबाला भुखमरी की स्थिति पे आ गया था, अंबाला और पटियाला। तो इसलिए दोषी दोनों सरकारें हैं, हरियाणा भी और पंजाब भी। ये तो एक बहुत अच्छा लक है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में, और देश के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जी, मैं समझता हूं कि एक चलता फिरता चीफ जस्टिस ने एक संस्थान है। मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जो ये कह रहा है कि हम टेम्पल ऑफ जस्टिस का पार्ट नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम सेवक हैं, एक जज के रूप में हम सेवा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी गाइडलाइन जारी हो जिसमें जाए कि जो भी व्यक्ति, चाहे सरकार हो, चाहे किसान हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे पत्रकार है, रोड जाम करके, नेशनल हाईवे जाम करके, लोगों को परेशान करके, लोगों को प्रताड़ित करके, वो अपने आप को भीड़ का रूप बना के संविधान से ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में संविधान से ऊपर कुछ नहीं। आपने अभी बोला कि ये रोड जाम करते हैं, लेकिन अब सरकार नया कानून लेके आई है कि किसी भी प्रकार का कोई रोड जाम करते, कोई प्रदर्शन करते हैं, रेड बत्ती रखते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको देखिए बेकार बात है, ये कानून ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के शव को सड़क के ऊपर रख दे, वो कितना बड़ा उसके साथ इनजस्टिस हुआ होगा। अगर सरकारें, अगर मौके का थानेदार एक डिसिप्लिन की तरह है, अगर वो मौके का थानेदार चौकी में ही जस्टिस डिलीवर कर दे, तो एसपी की, आईजी की, डीजीपी की कोई जरूरत ही ना पड़े देश को। चौकी में ही जस्टिस, मतलब कहते हैं हम 5वीं में पढ़ते थे पंच परमेश्वर, अब पुलिस को पंच परमेश्वर वाली भूमिका अदा करनी पड़ेगी अगर रामराज लाना है। सरकारें रामराज नहीं लाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन की वर्दी शपथ लेके खाकी पहनी जाती है जो शेर की खाल है। खाकी को कमजोर किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां कमजोर कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले में खाकी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, खाकी सुनिश्चित करे, खाकी को पूरा जो है अधिकार दिया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो उसकी आर्टिकल्स हैं, उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़े। सरकारों का जो काम है, सरकारें अपने काम से भटक गई हैं। सरकारें पॉलिटिकल फायदा देखती हैं, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, ये चाहे केंद्र की सरकार हो। अब किसान मांग कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक शेर है, आवाजें खलक नकारे खुदा, जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है।
तो जब इतने किसान मांग कर रहे थे एमएसपी को हटा दो, तो ये पहले दिन ही हटा देते, इतने धक्के खाने पड़े। ये एक जो हमारे यहाँ स्टोरी होती है, ऑनियन थीफ, गठे भी खाए, छितर भी खाए और जुर्माना भी भुगत गया। बाद में वो 3 कानून वापस भी ले लिया और देश की जनता को परेशान भी कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मैं बहुत आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट 22 तारीख को कोई बड़ा फैसला लेगा और हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन छेड़ने जा रहा है। हम राजनाथ सिंह जी को मिलेंगे कि कारगिल शहीदों की तरह जो भी वहां शहीद होते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको कारगिल की तमाम सुविधाएं दी जाए, पेट्रोल पंप दिए जाए, नौकरियां दी जाए, माँ बाप को अलग पेंशन दी जाए, वाइफ को अलग पेंशन दी जाए, बच्चों को अलग सम्मान मिले। इस प्रदीप नैन की ही इश्यू को बना के हम इसको राष्ट्रीय लेवल तक लेके जाएंगे। आपने एक और कहा जी, अमृतपाल और जो भिंडरेवाला थे कि वो एंटी थे इस सारे मामले को लेकर, लेकिन किसान आंदोलन तो उन्हें योद्धा मानकर आगे बढ़ रहा है जी। तो क्या किसान आंदोलन उनको योद्धा मानता है और आगे चल रहा है? नहीं, कोई गलत। मैं आपकी इस बात, मैंने कहीं किसी किसान लीडर की, चाहे सरवण सिंह पंडेर हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे डल्लेवाला हो, दसो अगर कोई बॉर्डर पे कोई पोस्टर लगा दे, मैंने किसी किसान, आप किसी किसान के मुंह से ये बात कहलवा दो कि वो जरनैल सिंह भिंडरावाला का समर्थक है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। उस किसान लीडर के खिलाफ मैं कार्रवाई करवाऊंगा, मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया कार्रवाई करवाएगा। बेकार की बात है, व्यर्थ बात है। हाँ, ये जरूर है, टाइम टू टाइम हमने दिल्ली बॉर्डर पे भी कहा, जब जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर लगे, जरनैल सिंह भिंडरावाला एक ऐसा शख्स पैदा हुआ पंजाब में जिसने निर्दोष लोगों की हत्या की, जिसने पंजाब में खालिस्तान की बात की, पंजाब की सड़कों को खून से लाल किया। और जरनैल सिंह भिंडरावाला वो व्यक्ति था जिसने 90 भारतीय सैनिकों को और पंजाब पुलिस के जवानों को मुकाबले में मौत के घाट उतारा। दरबार साहब की पवित्रता भंग की, जिसने हिंदू सिख भाईचारे में पाड़ पाया, जिसने देश की प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतार दिया। सतवंत सिंह, जैन सिंह के चित्र जो है अजैब घर में दरबार साहब में लगे हुए हैं, हटाए जाए। ये 100 करोड़ हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है। 100 करोड़ हिंदुओं की जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। सतवंत सिंह, मुझे आप बताइए कौन से धार्मिक बुक में लिखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अब मेरे गनमैन मेरे साथ चल रहे हैं, वो मुझे गोलियों से मार दें। इंदिरा गांधी के गनमैन उसके साथ चल रहा है, उसको गोलियों से मार देते हैं कोठी में। ये कौन से गुरु की शिक्षा? किसी गुरु की शिक्षा नहीं है। वो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। तो मैं अगर कोई हिंदू आतंकवादी है तो सारे हिंदू आतंकवादी नहीं है, अगर कोई सिख आतंकवादी है तो सारे सिख आतंकवादी नहीं है। कोई भी आदमी पथभ्रमित हो सकता है। तो हमारी जो मुहिम चल रही है 25-23 साल से, हम ना खालिस्तान बनने देंगे, ना बंदी सिखों की रिहाई के नाम पर किसी टेररिस्ट को रिहा होने देंगे। हाँ, कोई बंदी सिख जिसकी सजा पूरी हो चुकी है, जो अपना टाइम पूरा कर चुका है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, उन बंदी सिखों को टेररिस्टों के साथ न जोड़ें। उन बंदी सिखों को रिहाई कराने का काम हम करेंगे। एंटी टेररिस्ट इंडिया के लोग, आप हमें उसके कागज दो, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी उस लड़ाई लड़ूंगा, उनको बाहर लेके आऊंगा। लेकिन बंदी सिख एक अलग मामला है, टेररिस्ट एक अलग है। जो जैन सिख के हत्यारे हैं उनकी सजा जो है टिल डेथ है, किसी को पता ही नहीं। तो ये उनको प्रेशर डाल के भीड़ का रूप बना के मूवमेंट बंद कर देते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। 10 साल पहले की बात है, जब बीजेपी सरकार आई थी, तो ये कह रहा था कि जब उस समय घुसपैठ बहुत ज्यादा थी, तो उस समय ये कहा था कि हमारा देश शक्तिशाली नहीं है, इन्हें औजारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में मोदी जी ने ये काम किया भी और शक्तिशाली देशों में गिनती हो गया, लेकिन आज भी तो घुसपैठ है, ज्यों की त्यों है। देखिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाने से पता नहीं कितनी सर्जिकल स्ट्राइक है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करा दिया था। मैं किसी का गुणगान नहीं करना चाहता, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मेरा संगठन इंडिपेंडेंट है। मेरा संगठन जो है, मैं ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ बोलता हूं, मैं पीस के खिलाफ बोलता हूं, मैं पॉलिटिकल टेररिज्म के खिलाफ बोलता हूं, मैं इकोनॉमिकल टेररिज्म के खिलाफ बोलता हूं। लेकिन मोदी जी पिछले 2-4 साल से जो शुरू में जो मोदी जी ने काम किए, उसके मुकाबले में अब जो रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है वो कमजोर है, जो पिछले 5-7 दिन से चल रहा है। अब तो मौका है बहुत अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने का, ताकि फर्दर जो है निर्दोष हमारे जवान माओ के बच्चे शहीद ना हो। इसके लिए एक ही रास्ता है, पाकिस्तान पर हमला। हमारा संगठन ये मांग करता है कि पाकिस्तान पर हमला बोला जाए।
सर शहीदों के सम्मान की को लेकर के बात करते कई बार देख भी है, उनके परिवार की घोषणाएं तो हो जाती है लेकिन उनको वो सम्मान मिल नहीं पाता, उसको लेकर के आपके संगठन ने कितने कदम उठाए, क्या कार्रवाई हुई? कम से कम मेरा ही एकमात्र संगठन है एंटी टेररिज्म इंडिया जो टिप्स में बता सकता है आपको हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी शहीदों के लिए, उनके परिवारों को मान सम्मान दिलवाने के लिए, पेट्रोल पंप दिलवाने के लिए, गैस एजेंसियां दिलवाने के लिए वो लड़ाई लड़ी। और आज भी जाजनवाला गांव में पंचायत के बीच गांव में खड़कर कह के आया कि इस प्रदीप नैन की लड़ाई लड़ूंगा, आयुष्मान की लड़ाई जो जाके लखनऊ लड़ूंगा, सबकी। मैं ऐसा कोई शहीद नहीं है जिसके लिए मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, मैं वो व्यक्ति हूं। और लेकिन ये डिस्प्यूट जो सरकार क्रिएट कर रही है, सरकार को शहीदों के बारे में बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी बनानी चाहिए। उनके माँ बाप को सुरक्षित सारी जिंदगी के लिए, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार की, उनके बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की। उनको सरकार स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरोल पे ना रखे जिनके बच्चे शहीद हो गए, क्योंकि वो शहीद होने के बाद देश के शहीद हैं, वो किसी जिले के या किसी स्टेट के नहीं है, वो तो देश के शहीद। जैसे मान सम्मान मिले सरकारी घोषणा है, इसके बारे में क्या कहना है? दर दर भटकते रहते, कई बार देखने में आया शहीद का परिवार। नहीं, इसके लिए आप जो कह रहे हैं, मैं गांव में क्या कह रहा हूं, उसके लिए ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का टाइम आ गया। आज मैंने क्या क्या कहा कि मेरी आंखों में जब मैं बोल रहा था खून के आंसू थे। न जिला का प्रशासनिक अधिकारी था, ना डीसी था, ना एसपी था, ना सैनिक बोर्ड का अफसर था, ना एडीसी था, ना एसडीएम था, ना नरवाना का कोई अधिकारी था। और इवन देन नरवाना का शहर भी, नरवाना के मतलब उस गांव के आसपास के भी लोग नहीं थे। मेरी आंखें नम थी। इसका मतलब तो किसी का शहीद मरे या कोई शहीद हो, किसी का कोई मतलब नहीं है। देश की जनता को जन आंदोलन खड़ा करना होगा अगर देश को बचाना है, और वो जन आंदोलन, उसमें मीडिया को भी साथ देना पड़ेगा, मेरे जैसे संगठनों को भी साथ देना पड़ेगा, समाज के हर वर्ग की उसमें जरूरत है। तो हमें औपचारिकता नहीं करनी चाहिए। वहां पे सुनैना चौटाला आई थी, सुनैना चौटाला ने मेरी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब भी आप राजनाथ सिंह को मिलोगे हम आपके साथ जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। गांव के लोगों ने कहा कि हमें बड़ी अच्छी लगी आपकी बात। मैं अकेला कब तक लड़ सकता हूं? मुझे अपने साथ कुछ लोग चाहिए। चाहे आजादी की लड़ाई में 10 लोग थे, वो टाइम कुछ और था, आज टाइम कुछ हो रहा है। मीडिया में चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की हो, कारगिल में भी मीडिया को मैंने लाइव चलते देखा। तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना काल के अंदर जब लोग घर से निकलते डरते थे, उस वक्त जीरो उस पर जो है आपने रिपोर्टिंग की। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने समय दिया। और किसी का और सवाल तो नहीं है? थैंक यू। अब तो मैंने हल्का रखा, किसी खालिस्तानी